हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको चंद्र योग के विषय में बताऊंगा। ऋषि पाराशर की होराशार कृत अध्ययन में ये बात दी है चंद्र योग, और चंद्र योग की ऋषि पाराशर ने एक विशेषता भी बताई है। वो विशेषता भी मैं बताऊंगा कि क्या विशेषता उन्होंने बताई है। सरल भाषा में ज्योतिष सीखें और अपने बारे में जाने की श्रृंखला में एक नया वीडियो है राजयोग का। सॉरी, अनेकों कुंडली में राजयोग तो दिखता है, लेकिन हमको कई बार फलित नहीं दिखता। मैंने अभी 2-4 दिन तक कुछ स्टडी करी और उसमें ये पाया कि सही मायने में कुछ कुंडली तो कुछ बोलती ही नहीं है। मतलब उसमें उच्च के 2-3 ग्रह दिखने के बाद भी रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखता है। तो आदमी परेशान हो जाता है कि जातक की कुंडली में उच्च के भी योग हैं, शनि उच्च का दिख रहा है, शुक्र उच्च का दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं आते हैं। तब वो सब जानने के लिए फिर आदमी बहुत हतोत्साहित हो जाता है कि यार इस कुंडली में रिजल्ट क्यों नहीं आती है। आदमी की स्थिति तो बहुत ही नॉर्मल है और कुछ भी नहीं है, और है तो ग्रह उसके उच्च के, और एक नहीं दो दो ग्रह उच्च के हैं। तो उसके जानने के लिए मैंने ये देखा है कि फिर एक काटवे साहब की किताब है, 2 किताब मैंने पढ़ी, देव विचार और देव रहस्य। उसमें मैंने ये जाना कि कई लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे योग दिए रहते हैं, बहुत अच्छे ग्रह उच्च के देते हैं, नवमास में भी अच्छे होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि देव का रहस्य जानना बहुत आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत अच्छे योग दिए रहते हैं, लेकिन कोई प्रारब्ध उसे जीवन में तरक्की करने से रोकता है। वही देव विचार और देव रहस्य है। तो ये यही देव रहस्य है, यही जो रहस्य है, यही मुख्य बात है कि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरी ज्योतिष युग का है ना, ज्योतिष प्रारब्ध, कालचक्र, जन्म और पुनर्जन्म, ज्योतिष में कर्म और पुनर्जन्म ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी की कुंडली बहुत अच्छा दिख जाता है, और किसी की तो नॉर्मल कुंडली में भी कभी कभी बहुत अच्छी चीजें दिखती है, बहुत ही नॉर्मल ग्रह होते हैं उसके, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते दिखता है। तो यही देव रहस्य है, यही देव विचार, इसी का हम लोग आज मंथन कर रहे हैं और अपने प्रारब्ध पे ये चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि पाराशर में ये योग दिया है, और मेरी प्रयास यही रहता है कि जो कुछ भी आपको बताया जाए वो ऋषि पाराशर के होरा शास्त्र से हटके ना बताया जाए। यदि हटके बताया जाए तो ये मेंशन किया जाए कि ये ऋषि पाराशर से नहीं है, ये अलग से लिया गया है। ठीक है। अब आपको मैं जो योग बता रहा हूं कि शुभ योग है दो, और एक अशुभ योग है। शुभ योग में अनफा योग है, सुनफा योग है, दुर्धरा योग है, अधियोग है। और ये योग इतने सरल हैं कि आप अपनी कुंडली में एट ए ग्लांस देख सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कठिनता नहीं है ये इन योगों का परीक्षण करने के लिए। लेकिन इन योगों की जो फलित होगी वो आप नहीं कह सकते कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अनफा सुनफा दुर्धरा अधियोग होने के बाद भी कई बार आपके जीवन में प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगी आप जिस तरीके से चाहते हैं। उसके पीछे ग्रहों का बल, बलाबल, षडबल, ग्रहों के बल के आधार पे ही, इवन ग्रहों की तो अलग अलग बलाबल के आधार पे श्रेणी दी गई है। तो ग्रहों का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कुंडली में कोई योग उच्च का हो गया इसका मतलब नहीं कि तूफान मच गया, और ये भी नहीं है कि कोई कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसका जीवन ही तबाह हो गया। हो सकता है आपकी कुंडली में 2 या 3 ग्रह भी नीच के हो जाएं, लेकिन आपका जीवन सामान्य चलता है और अच्छा चलता रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कारण क्या है कि कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बलों में उसको 1 या 2% का फायदा मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो बलों की जो यूनिट होती है उसको रूपा बोलते हैं। ठीक है। 60 शतयांश में बलों का पूरा आकलन होता है। और भाव बल, ग्रह बल के लिए यदि आपको जानना चाहते हैं भाव बल क्या होता है, ग्रह बल क्या होता है, रमन साहब की एक किताब है भाव बल ग्रह बल, वो यदि आप पढ़ लेंगे तो मास्टर हो जाएंगे। ठीक है। मैंने भी उसी किताब से पढ़ा है भाई। एक योग और बनता है चंद्र योग से, केमद्रुम। केमद्रुम ये एक प्रकार से नेगेटिव है और अच्छा नहीं माना जाता, एक दारिद्र योग की इसको श्रेणी में माना जाता है। तो मैं आज आपको अनफा सुनफा दुर्धरा और अधियोग के विषय में बताऊंगा, और आप आगे ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ज्योतिषाचार्य पराशर मुनि को प्रणाम करते हैं। ऋषि पराशर का ही ये विद्या है, हमारा कुछ नहीं, हमारा केवल व्याख्या है। ग्रहों के संयोजन को योग कहते हैं। कुछ योग जीवन भर प्रभावी होते हैं, कुछ योग केवल विशिष्ट दशा पर आने पर ही फल देते हैं। लेकिन आपकी महादशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह दिख रहे हैं, लेकिन उनकी दशाएं नहीं मिली। दशा मिली तो बचपन में मिली, है ना। अब किसी व्यक्ति को दशमेश की दशा मिल जाए, उसके बचपन मिले, तो क्या मतलब? किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में एजुकेशन की ये दशाएं मिले तो क्या मिले? कई बार ऐसा होता है, कई लोग एजुकेशन नहीं कर पाते, कारण क्या? उसको अच्छी दशाएं नहीं मिलती है। और कोई कोई व्यक्ति को बचपन के साथ यदि उसको चतुर्देश की दशा मिल जाए, द्वितीयेश की मिल जाए, पंचमेश की मिल जाए, दशमेश की और लग्नेश की मिल जाए तो बहुत अच्छा पड़ जाता है। वो दशमेश की दशाएं से एजुकेशन हो जाता है।
तो ये सब चीजें भी मायने रखती है। तो योग दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ योग होता है, एक दुर्भाग्य वाला योग होता है। योग और अरिष्ट है ना, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। योग है तो योग कई बार योग का तोड़ भी है, अरिष्ट भी है। जैसे आपका कोई अरिष्ट योग बन रहा है, बुरा योग बन रहा है, तो उसके भी बहुत सारे तोड़ है। जैसे केमद्रुम योग तो बड़ा सबकी कुंडली में आप किसी भी कुंडली में आप केमद्रुम योग बड़े आसानी से चेक कर सकोगे। तो हमारे ऋषि मुनि शास्त्रियों ने बहुत सारे योग बताए हैं, वो योग सही में कारगर होने चाहिए, समय आने पर उसका फल मिलना चाहिए, मतलब उस हिसाब से आपकी दशाएं भी होनी चाहिए। अब हम जो आज योग देख रहे हैं वो चंद्रमा से देख रहे हैं। तो ऋषि पाराशर ने इसमें क्या कहा, वे योग चंद्र मुख्य रूप से एक घटक होता है, चंद्र योग कहलाता है। महर्षि पाराशर के अनुसार चंद्र योगों की विशेषता यह है कि किसी कुंडली में उपस्थित अन्य योगों की अपेक्षा चंद्र योगों के परिणाम अवश्य मिलते हैं। अब ऐसा श्लोक है, मैं ये जो लिख रहा हूं, श्लोक में आपको दिखाता हूं। कहते हैं कि किसी भी योग की मिले कि नहीं मिले कि चंद्र योगों के परिणाम मिलते हैं, ऐसा ऋषि महाराज कह रहे हैं। हे शुभाशुभ चंद्र योग अन्य योग के फलों को नाश करके अपना, ये शुभाशुभ चंद्र योग अन्य योगों को फलों को नाश करके अपना फल देते, इसलिए पहले इसी को देखना चाहिए। देखिए भाई, चंद्र योग के बारे में ऋषि पाराशर महाराज ने कहा है। तो चंद्र योग के लिए श्लोक है, ठीक है। चंद्रमा से 8वें 6वें 7वें तीनों स्थानों पर शुभ ग्रह हो तो अधियोग कहलाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही शुभ योग होता है, जो आदमी को राजा की तरह बना देता है। इसके बाद चलते हैं सुनफा अनफा दुर्धरा योग, 3 योग मैंने बताना आज। सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो तो सुनफा, और 12 में हो तो अनफा, ठीक है। दोनों ग्रह में हो तो दुर्धरा। तो अनफा सुनफा और, ठीक है, द्वितीय स्थान पे हो तो अनफा सुनफा और इसके बाद अनफा। तो ये याद रखना होगा आपको, अनफा और सुनफा, ठीक है। जब चलते हैं सुनफा योग, यदि चंद्र से दूसरे स्थान पर सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रह स्थित हो तो सुनफा योग। यहाँ पे सूर्य भर नहीं होना चाहिए। यदि चंद्र के अगल बगल में पीछे या 12वें भाव में सूर्य हो या दूसरे स्थान में सूर्य हो तो योग फेल हो जाएगा। ये हम सुनफा योग के देते हैं। यदि आपकी मान के चलिए मीन राशि है आपकी, अब ये सारा मैं बात आपको चंद्रमा से ही बता रहा हूं, चंद्रमा का ही योग है ये, ठीक है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, चंद्रमा आपका इस तरीके से होना चाहिए, चंद्रमा आपका, ठीक है। ये चंद्रमा है, तो यदि यहाँ पे गुरु सूर्य के अतिरिक्त यदि सूर्य यहाँ बैठ जाए तो ये योग ही कैंसिल हो जाए। मान के चलो यहाँ सूर्य बैठ गया आपका, चलो यहाँ पे सूर्य लिख देता हूं मैं, ये सूर्य बैठ गया साहब यहाँ पे, तो आपका योग फेल, कोई काम का नहीं है जी, फिर योग की बात नहीं होगी। सूर्य यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठ जाए, ये योग फेल। तो सूर्य को तो रहने दो, सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, ठीक, तो ये योग कारगर होगा, ठीक। तो क्या बोलेगा, सुनफा योग। अब देखिए एक चीज, योग में तो बताया कि कोई एक ग्रह बैठे, है ना। अब यदि कोई 2 ग्रह बैठ जाएंगे, 3 ग्रह बैठ जाएंगे तो इसके फलित अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे, यही सबसे खास विशेषता है। अब यदि ये तो हो गया आपका सुनफा योग, जो बहुत पॉजिटिव बताया सुनफा के बारे में। अनफा योग, यदि चंद्र से 12वें स्थान पर सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रह स्थित हो तो अनफा योग बन जाएगा। बड़ा सारा है जी, आपकी राशि देखो, आपकी जो चंद्रमा की राशि होगी उसी से आपको ऐसी कुंडली बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, ये चौथा और ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा त्रिकोण, ठीक है। अब आपको यदि कोई यहाँ पे ऐसे ग्रह बैठ जाए, आपकी चंद्रमा तो यहाँ बैठा है, चंद्रमा की कुंडली है, यहाँ कोई ग्रह बैठे तो क्या बन गया आपका, ग्रह बैठेगा तो अनफा योग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे और भी हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे गुरु भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे बुध भी बैठ सकता है आपका, तो भी अनफा योग कहलाएगा। लेकिन ये भाव तो बहुत बली हो गया। एक सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, कि जो ग्रह में ज्यादा ग्रह बैठते हैं, जिस स्थान पे ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं, 3 और 4, वो ग्रह बहुत बली हो जाता है। फिर वहां से फलित बताना अपने आप में कठिन हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से वो भाव बहुत बली हो जाता है, वहां आपको बहुत रिजल्ट मिलते हैं। अब अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। लेकिन बुरे भाव में भी बहुत सारे ग्रह बैठ जाएं तो कोई जरूरी नहीं कि आपको बुरे ही बुरे फल मिलेंगे। यही तो कुंडली की विशेषता है। क्यों, कारण क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वहां पे जाके सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है और ये ग्रह अपने अपने ग्रहों के हिसाब से भी फिर वो फलित देते हैं। तो ये अनफा और सुनफा योग हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा योग है, कौन सा है भाई, ये दुर्धरा योग। ये तो सबसे बेहतर, किसी कुंडली में आधा योग हुआ अनफा या सुनफा, ठीक है, तो ये किसी में अनफा रहेगा, किसी में सुनफा रहेगा, और यदि किसी में दोनों रहेगा तब कहलाएगा ये दुर्धरा,
ठीक है। यदि सूर्य के दोनों तरफ ग्रह हो, दूसरे स्थान पे भी रहे और 12वें स्थान पे, दुर्धरा योग बनेगा। यदि सूर्य के अतिरिक्त अन्य ग्रह चंद्र से दूसरे तथा 12वें स्थान में स्थित हो तो दुर्धरा योग बनता है। यदि एक से अधिक ग्रह होने तो फल कथन परिवर्तित हो जाएगा, जो मैंने आपको बता चुका ये बात। ये देखिए आपकी कुंडली में, सॉरी, ये बन गया दुर्धरा योग। ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं आपके, ये मैंने उदाहरण आपको कुंभ लगन की कुंडली से बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बुध है, यहाँ पे बुध, हो सकता है कि यहाँ पे गुरु भी आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे शनि भी आ जाए, इस तरीके से भी बन सकता है योग, तो भी कहलाएगा ये दुर्धरा योगी। लेकिन बहुत सारे इन चूंकि इन स्थानों पे बैठ गया। अब किसी कुंडली में इस तरीके से ग्रह बैठे, इसका मतलब इसकी चंद्र लगन तो बहुत बली हो गई है भाई। दो ग्रह यहाँ बैठना, इसका मतलब लग्न को बली करना, ठीक है। और यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे, इधर भी शुभ हो इधर से, तो शुभ कर्तरी कहलाएगी ये। आपको पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी भी बताना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। शुभ कर्तरी क्या होती है, जैसे यहाँ पे शनि बैठा, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा, शुभ ग्रह बैठा देते हैं, ये शुभ ग्रह बैठा यहाँ पे। अब यहाँ पे घुस गए मंगल महाराज, ठीक है, और यहाँ घुस गए शनि महाराज। तो ये देखो, ये शुभ ग्रह इधर पे, इसका अशुभ ग्रह इधर, ये हो गए पाप कर्तरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका शनि बैठ गए, मान के चलो ये शनि बैठ गए, और यहाँ पे गुरु बैठ जाए, और यहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठा देते हैं, गुरु बैठ गए, शुभ ग्रह कौन से, पाप बुध को ला देते हैं, ये लो, ये शुभ कर्तरी हो गए। शनि महाराज बैठे जरूर है 10वें स्थान में, शुभ कर्तरी में बैठे, तो ये उदाहरण शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी ग्रह। तो ये क्या हो गया, ये दुर्धरा योग हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही, बड़े सरलता से और आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। पावर पॉइंट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, पावर पॉइंट से मैं इसका आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, दुर्धरा हो गया। अधियोग, अधियोग के बारे में कहा, यदि चंद्र से 6, 7वें, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो अधिपति योग होता है। गुरु शुक्र बुध शुभ ग्रह माने जाते हैं, और चंद्रमा भी शुभ माना जाता है, लेकिन क्षीण चंद्रमा को पापी माना जाता है, ठीक है। यदि एक से अधिक ग्रह होंगे तो फल कथन परिवर्तित हो जाएगा। अधियोग में जन्म लेने वाले ग्रहों के बल अनुसार राजा या मंत्री अथवा सेनापति अवश्य होता है। अधियोग के बारे में कह रहा है, अधियोग में जन्म लेने वाले ग्रहों के बल अनुसार राजा या मंत्री अथवा सेनापति अवश्य होता है। बाप रे बाप, तो अभी तो राजा वाजा तो नहीं है भैया, तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, या पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा, या तहसीलदार बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, या विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, ठीक है, या कोई कंपनी का सीईओ बन जाएगा, जहां उसको पावर होंगे। इस तरीके से फल समझना चाहिए आपको। अब ये जो अधियोग किसी कुंडली में हो, तो मान के चलो आपकी ये चंद्र लगन की कुंडली है, और जो है चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ठीक। ज्यादातर योग में आपको पूरे योग बता रहा हूं, चंद्र कुंडली से बता रहा हूं, चंद्र से बनने वाले योग है। यहाँ गुरु महाराज बैठ जाए, और यहाँ पे बुध महाराज बैठ जाए, या शुक्र, देखिए तीनों शुभ ग्रह हैं। इस तरीके की परिस्थिति में ये कहाँ देंगे शुक्र महाराज, यहाँ से कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि 180 अंश पे डाल रहे हैं, यहाँ पे दूसरे स्थान पे। गुरु महाराज यहाँ से 12वें स्थान पे अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्थान शुभ हो गए, शुभ ग्रह की दृष्टि भी शुभ हो गई, ठीक है। और यहाँ से शुभ ग्रह की 8वें स्थान, शुभ ग्रह से धन स्थान पे शुभ हो गई, और ये चंद्रमा यहाँ पे शुभ है, और शुभ करके लग्न में दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब चंद्र लगन में दृष्टि पड़ी शुभ, इसके बाद ये 12वें स्थान पे शुभ दृष्टि, और ये 8वें से धन स्थान पे शुभ दृष्टि। निश्चित रूप से ये व्यक्ति कुंडली, इस प्रकार की कुंडली बहुत पावरफुल हो जाती है, और अधियोग होता है। तो ये आपकी अपनी कुंडली में इस तरीके से, सरल तरीके से आप देख सकते हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आम आदमी भी देख सकता है, ठीक है। उम्मीद है मेरा आपको विश्लेषण समझ में आ रहा होगा। अब ये यहाँ, यदि चंद्रमा से दूसरे 12वें स्थान में खाली हो लग्न से, या तथा लग्न से केंद्र में सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह नहीं हो, तो केमद्रुम योग बनता है। यहाँ पे लग्न और चंद्रमा दोनों की बात हो गई भाई, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। केमद्रुम योग, किसी कुंडली में यदि सुनफा अनफा दुर्धरा योग ना हो तो केमद्रुम योग होता है। यदि चंद्र से दूसरे और 12वें में कोई ग्रह ना उपस्थित हो, तो लग्न से भी ना उपस्थित हो, चंद्र से और लग्न से, चंद्र से या लग्न से, या लग्न से, ये लिख देता हूं, नहीं तो अभी केमद्रुम योग हो गया, केमद्रुम योग हो गया,
एक से अधिक ग्रह होंगे तो अब आगे चलते हैं। ये ग्रह शुभ योग नहीं है, ठीक है। अब ये केमद्रुम कैसे बनेगा भैया, यहाँ पे चंद्रमा ये दोनों खाली, ठीक, लेकिन ये चंद्र कुंडली मैंने बोला है, लेकिन मैं लिख देता हूं, चलो लग्न कुंडली से भी यही आएगा, ठीक। चाहे चंद्र कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो, आप अपने बढ़िया से घर में खूब से अच्छे से देख सकते हैं, है ना। लग्न कुंडली हो, क्या विशेषता बोला कि भैया यहाँ पे कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया तो नहीं केमद्रुम योग नहीं बनेगा, यहाँ आ गया तो नहीं केमद्रुम योग नहीं बनेगा। ये खाली रहना चाहिए 12 दूसरा स्थान, ये धन स्थान और ये 12वां व्यय स्थान खाली होना चाहिए जब केमद्रुम बनेगा, चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, ठीक है। यहाँ पे उन्हें दोनों कुंडली से कर सकते। चलो भैया ये हो गई लग्न कुंडली, ठीक है। लग्न कुंडली से इस तरीके से आपको कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी ग्रह ना हो, मान के चलो यहाँ पे भी कोई ग्रह ना हो, यहाँ पे ये केमद्रुम योग कहलाएगा, ठीक है। चंद्र कुंडली से देखना पड़ेगा, चंद्र कुंडली से देखना पड़ेगा, ये चंद्र कुंडली हो गई। अब लग्न कुंडली से तो भैया हो सकता है यहाँ खाली रहे, तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग, ये योग दारिद्र्य योग कहलाता। क्यों कहलाता दारिद्र्य योग, क्योंकि ये लगन हो गई कमजोर, ये लग्न बहुत कमजोर हो गई, ठीक है। अब अगल बगल में कोई रहे भैया, कोई भी व्यक्ति जा रहा, बगल में 2 व्यक्ति रहे, साथ में रहे तो मजा आता ना यात्रा में, तो इसी तरीके से लग्न हो गई कमजोर। लेकिन ये भी बताया कि केमद्रुम योग के अनेकों तोड़ भी है। तो केमद्रुम योग में आपको नहीं बताता, किसी व्यक्ति के बारे में कह देना कि भाई आपका दरिद्र योग है, उसको हतोत्साहित करना कहलाएगा। और वो व्यक्ति को हम किसी को कुछ दे तो नहीं सकते, हम उसको और हतोत्साहित कर दें यार, ये तो बात बिल्कुल खराब है। ना हमको कालसर्प योग की पूजा करानी है, ना ग्रह शांति में पैसे लूटने हैं। हम तो भैया शैक्षणिक वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, ज्ञान है तो, ठीक है। तो किसी मेरे सभी ज्योतिषियों साथियों से, सज्जनों से निवेदन है, किसी भी व्यक्ति को आप बहुत तरक्की नहीं दे सकते, तो किसी के बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। किसी को केमद्रुम योग नहीं बनाना चाहिए। आगे मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, उसके बहुत सारे तोड़ बताए हैं। हो सकता है गुरु अच्छी स्थिति में, केंद्र में कहीं पे भी गुरु होगा तो केमद्रुम योग खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरीके से जो मैंने आज बताया, मेरा उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिस तरीके से चंद्र के योग बनते हैं वैसे ही सूर्य के भी योग बनते हैं, वेशी योग, वोसी योग और उभयचारी योग, उसका मैं अलग से आपको बता दूंगा। और उसी दिन आपको यह भी बताऊंगा कि केमद्रुम योग कैसा बनता है और उसके तोड़ क्या है। तोड़ बताना जरूरी नहीं, तो कोई व्यक्ति बेचारा जो अच्छा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और गया